बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 21 का नेम है जी न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। याद रहे, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के फर्स्ट 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आप बुक में देखें तो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में और दूसरा टॉपिक है आइसोटोप्स। याद रहे, ये दोनों टॉपिक आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे साथ साथ देखेंगे कि किस तरह से एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से जब एक एमसीक्यू आएगा इन फर्स्ट 2 टॉपिक से तो वो आपको आता होगा। बस शर्त यह है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार हों। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन देखना चाहें, क्योंकि ये भी 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज मीन बाय या डिफाइन न्यूक्लियर फिजिक्स, तो आप डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखेंगे कि द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड देयर इंटरेक्शंस, स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड देयर इंटरेक्शंस स्पेशली इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बुक में देखें तो फर्स्ट टॉपिक के स्टार्ट में फर्स्ट एक पैराग्राफ आपको दिया गया जहां से इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब वो कौन से एमसीक्यूज होंगे हम यहां पे आपको साथ साथ बताएंगे। ठीक है। तो आप चाहें तो अपनी बुक में मार्क कर लें, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप ये सारी चीज़ें तैयार कर लें या एंड पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के बाद, तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट टॉपिक एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में है। तो स्टार्ट करेंगे एटम से कि व्हाट इज मीन बाय एन एटम, कि एटम क्या है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एटम एक ग्रीक वर्ड है जो कि एटमॉस से निकला है और जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल। जिसका मीनिंग क्या होता है, इनडिविजिबल। डियर स्टूडेंट्स साथ साथ लिखते भी जाएं, इनडिविजिबल। फिर से सुन लें, एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो एटोमॉस से निकला है, जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल। और इनडिविजिबल का मतलब क्या है, जिसको मजीद तकसीम ना किया जा सके, जो मजीद तकसीम ना हो सके, डिवाइड ना हो सके। ठीक है जी। तो फिर शॉर्टकट में एटम को कैसे याद रखूंगा एक ही लाइन में, तो मैं ये कहूंगा कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स ऑफ मैटर। देखिए, मैं यूनिवर्स का नाम ले रहा हूं, वर्ड का नाम नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूं कायनात का छोटे से छोटा जर्रा जो है ना, वो क्या कहलाता है, वो एटम कहलाता है। तो फिर आप एक ही छोटी सी लाइन याद रखेंगे कि एटम क्या है। आप कहेंगे जी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है जी। अब जैसे ही मैटर का वर्ड यहां पे यूज हो रहा है तो आपको पता है कि दुनिया में तकरीबन हर एक चीज क्या है, मैटर ही है, और उसमें क्या है, एटम्स। तो बात फिर समझ आ गई ना कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, एटम है। कायनात का छोटे से छोटा जर्रा क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपने एक छोटी सी लाइन याद रख ली, अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि एटमॉस से निकला है और जिसका मीनिंग क्या होता है, इंडिविजिबल होता है। अब शॉर्टकट याद रखेंगे कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिसको आपने नोट करना है। वो एमसीक्यू ये है कि हमारे पास ना एक ग्रीक फिलोसफर हैं जिनका नेम है डेमोक्रिटस। ठीक है। ये ग्रीक फिलोसफर हैं जिन्होंने 585 BC में एटम की डिस्कवरी की। अब डिस्कवरी का मतलब ये नहीं कि एटम बना के आपको दे दिया कि भाई ये लो एटम है, फलानी लैब में पड़े आके देखो, ऐसा नहीं है भाई। एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि तमाम साइंटिस्ट जो हैं वो इस बात में इंटरेस्टेड थे कि भाई ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं इनको स्टडी किया जाए कि इनका बिहेवियर कैसा है, इनके आपस में इंट्रैक्शन है नहीं है, इसके बारे में उनको ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती भी थी और वो एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते थे। वो इंटरेस्टेड थे स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे स्टडी करने में। तो फिर जब सबसे पहले एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बताया कि इस चीज़ को आप एटम कह सकते हैं और इसके अंदर ये होता है, बाहर ये होता है, इस तरह का इसका बिहेवियर होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो उसने सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने 585 BC में आपको बताया। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये एमसीक्यू आपने नोट कर लेना है।
अब इसी बात को जो कुछ मैंने अभी बोला है ना, शॉर्टकट आप इतना लिख सकते हैं कि ही पोस्टुलेटेड दैट मैटर इज बिल्ट फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। क्लियर है जी। अब डियर स्टूडेंट्स एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं सारी, इनको ज्यादा डिटेल में नहीं देखना। आपसे एमसीक्यू से शॉर्ट क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, बस आप ये याद करें, ज्यादा आपको इधर उधर की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एटम क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास सपोज करें एक एटम है, उस एटम के इंटरनल पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस, यानी कि जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, एटम का सेंट्रल पार्ट होता है बिल्कुल सेंटर में, वो आपका न्यूक्लियस होता है। वो एटम का क्या होता है? न्यूक्लियस। आपका नहीं, सॉरी, एटम का न्यूक्लियस होता है। तो ये देखें तो अगर ये सारा मैं एटम कंसीडर कर रहा हूं तो उसका जो सेंट्रल पार्ट है ना वो ये है, तो इस सेंट्रल पार्ट को आप कहते हैं न्यूक्लियस। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस होता है। इसको मैं एन से शो कर रहा हूं न्यूक्लियस को। और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स करते हैं। ये नोट करते जाएं, सुनते जाएं, याद रखते जाएं, ठीक है। एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ब्लैक कलर से आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। कोई भी आप एलिमेंट लेंगे, एटम लेंगे, तो उसके पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं। मैं अभी इन जनरल बात कर रहा हूं कि सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाएगा, उसके अराउंड ऑर्बिट्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। क्लियर जी। अब ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, यहां पे इस न्यूक्लियस को मैं बाहर निकालने लगा हूं, बताने लगा हूं कि इसमें होता क्या है। तो इस न्यूक्लियस में क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो याद रखिएगा इसका जो दूसरा नाम है ना, जहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो, इसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा। तो यहां पे देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, तो इनका सम क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो मैं लिख देता हूं कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, ठीक है जी, ये भी याद रखिएगा। वैसे ये डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे भी मेंशन की हुई है, आप नोट कर लीजिएगा। तो जी ये कहानी थी अंदर की। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एमसीक्यू क्या पूछा जा सकता है, ज़रा गौर करें आप। हर टॉपिक में इस तरह से गौर करके आपने पढ़ना होता है। तो यहाँ पे देखें ये बातें तो आपको मिल गई। अब आप बुक में तो एक एक लाइन नहीं रीड करेंगे ना, तो इसीलिए कह रहा हूँ इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से तैयार करें, सुने गौर से, 20-25 मिनट अपने हराम कर लें, ठीक है ना। आपके मुताबिक वो हराम ही करने होंगे ना, तो अगर आप 20-25 मिनट लगा लेंगे तो इंशाल्लाह टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। अब देखें ज़रा, मैंने न्यूक्लियस की बात की है और एटम की बात की है, एटम और न्यूक्लियस। तो हमें गौर करना चाहिए कि भाई एटम का साइज़ क्या होगा, रेडियस। इसी तरह हमें गौर करना चाहिए कि न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस का रेडियस ज़्यादा होगा या एटम का रेडियस ज़्यादा होगा। तो पहला फिर एमसीक्यू यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा रेडियस के बारे में। तो फिर आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में और अगले टॉपिक्स में भी आपको बताया गया होगा। क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 की साइड इन्फॉर्मेशन में भी ये आपको याद करवाई गई थी बात, ठीक है। तो एटम का जो रेडियस है वो है 10⁻⁻10 मीटर, 10 मीटर ये रेडियस है किसका? एटम का, याद रखिएगा। न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा? न्यूक्लियस का रेडियस है डियर स्टूडेंट्स, रेंज में भी याद रख सकते हो, और अगर एमसीक्यू आ जाए अलग अलग ऑप्शन की तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने याद रखना है। पहले तो वैल्यू याद रख लो, वो है जी 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगर ऑप्शन में सिर्फ 10⁻⁻14 है तो वो सिलेक्ट करेंगे, अगर सिर्फ 10⁻⁻15 है तो वो सिलेक्ट करेंगे। अगर रेंज में एमसीक्यू दिया गया 10⁻12 टू 10⁻13 अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन आ जाए 10⁻11 टू 10⁻12 इस तरह से, तो आप 10⁻14 टू 10⁻15 वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर आपसे न्यूक्लियस का रेडियस पूछा जाए तो, ठीक है जी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपने दोनों के रेडियस याद रखने हैं, वैल्यू, ये आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, ये भी एमसीक्यूज ही हैं। फर्स्ट पैराग्राफ से हम ये एमसीक्यू बना रहे हैं कि भी इधर तो हमने बात की ना एटम की डिस्कवरी की। अब हम देखते हैं कि एटम में तो है न्यूक्लियस और फिर न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो भी एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, और न्यूट्रॉन की। तो ये भी आपसे इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो फिर नोट कर लें। एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में ये मेंशन किया गया है कि भाई इसकी डिस्कवरी की रदरफोर्ड ने। किसने डियर स्टूडेंट्स? रदरफोर्ड, ठीक है। और ये अगर आप याद रखना चाहें तो इन 1911 में तकरीबन, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है जी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की डियर स्टूडेंट्स जे थॉमसन ने। ये भी याद रखिएगा, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है जे थॉमसन, और इससे पहले चैप्टर 14 में भी आप पढ़ के आ रहे हैं। तो जे थॉमसन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की जी आपके पास गोल्डस्टेन ने, ठीक है। उसके बाद अगर न्यूट्रॉन की बात करूं, मैंने यहाँ पे न्यूट्रॉन को N से शो किया हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स फिर ये याद रखें, ये है जी जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ये आपके चारों MCQs हैं इंपॉर्टेंट। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया, प्रोटॉन के बारे में बताया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया, तो थोड़ा सा इसको लिखेंगे कैसे अगर डेफिनेशन आ जाए। तो न्यूक्लियस को क्या कहेंगे जी, देखें, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम विच इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन। ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। अच्छा, न्यूक्लियस में है क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे, ठीक है जी। अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन का मैस क्या होगा, न्यूट्रॉन का मैस क्या होगा, किसका प्रोटॉन का मैस ज्यादा होगा न्यूट्रॉन से, या न्यूट्रॉन का मैस प्रोटॉन से ज्यादा होगा। ये सारे MCQs हैं, समझ रहे हैं ना। तो फिर इन MCQs को मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे जी प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा? +E, ठीक। और इस पे अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू लिखना चाहें, वो भी MCQ में पूछी जा सकती है। तो वो कितनी आपको याद है? 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में ये आप पढ़ के ही आ रहे हैं। तो ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। मैस क्या होगा प्रोटॉन का? 1.6726 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम की बात कर रहा हूँ, यानी कि कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं? केजी। तो केजी में जो मैस की वैल्यू होगी, प्रोटॉन का मैस वो ये होगा। उसके बाद यही वैल्यू 1 AMU के इक्वल होगी, ठीक है। अब AMU क्या है ये आप केमिस्ट्री में पढ़ के आ रहे हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप याद रख लें कि ये वैल्यू जो है वो 1 AMU के इक्वल है। अब है जी प्रोटॉन का सिंबल क्या होगा? तो इसकी सिंबॉलिकली जो आपने डिनोशन या इंडिकेशन याद रखनी है वो है जी आपके पास, सपोज इस तरह से करें कि अगर आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन का ये आपके पास एक सिंगल एटम है। तो हाइड्रोजन के एटम में क्या होगा? एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन तो नहीं होगा ना, वो तो जीरो है। तो न्यूट्रॉन है नहीं, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो फिर इसका सिंबल क्या बनेगा? देखें, हाइड्रोजन का एटम है तो H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1। अब ये 1 से क्या मुराद है? अभी सुन लें, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इस 1 का मतलब है मैस नंबर, एटॉमिक मैस नंबर, और इसका मतलब है 1 का एटॉमिक नंबर Z, इसका मतलब Z, और ये क्या है? A। अब इस 1 को आपको मैं क्लियर यहाँ पे करूँगा, अगर आपको समझ नहीं है तो। वैसे तो आप क्लास 10th में ये पढ़ के आ रहे हैं, पता है आपको कि भाई ये एटॉमिक नंबर है और ये क्या है? मैस नंबर है। मैस नंबर में क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो वो ऐड कर लें तो यहाँ पे ये एटॉमिक मैस नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन क्या है? 0। तो 1 + 0 आंसर क्या आएगा? 1। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर Z। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने होते हैं एलिमेंट में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें देखें कितने हैं? 1। तो ये 1 आ गया, समझ आ गई, याद कर लें। अब है जी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? न्यूट्रॉन पे चार्ज होगा जी 0, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि भी न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि इस पे चार्ज की वैल्यू 0 होती है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है। अब भी न्यूट्रॉन का मैस क्या होगा? मैस होगा 1.6749 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये भी तकरीबन बराबर है 1 AMU के। अब यहाँ से बनेगा एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ कि अगर पूछा जाए कि दोनों
में से किसका मास ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है या न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, पता है क्या गलती करते हैं, उनको याद होता है मास होता है प्रोटॉन का 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 और न्यूट्रॉन का भी होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27, यानी कि यहाँ तक वैल्यू देखें तो क्या है सेम, पावर भी क्या है सेम, वो कहते हैं दोनों मास बराबर हैं और तकरीबन किसी हद तक बराबर ही होते हैं। लेकिन जब डिफरेंस पूछा जाए या दोनों मास की वैल्यू दे के फिर एमसीक्यू में पूछा जाए कि किसका मास ज़्यादा है या किसका कम है, इस तरह से पूछा जाए तो फिर याद रखिएगा दोनों बराबर नहीं होंगे, डिफरेंस में भी दोनों बराबर नहीं है। जब ना दिए गई हों वैल्यूज़, डिफरेंस ना पूछ रहा हो शॉर्ट क्वेश्चन में, तब आप कह सकते हैं कि तकरीबन दोनों का क्या है, बराबर है। बात को पिक कर रहे हैं ना। जब डिफरेंस पूछे या एमसीक्यू में वैल्यू देके फिर पूछे कि बताओ किसका ज़्यादा या किसका कम है, फिर याद रख ले न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। क्यों? 1.6726 है आगे और यहाँ देखें 1.67 के बाद 49 आ रहा है, 4 यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो ये न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा है प्रोटॉन से। ठीक है जी, और यही एमसीक्यू मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस भी करूँगा। आगे चलते हैं जी, इसका सिंबल क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स फिर याद रखें इसको n से डिनोट करते हैं और फिर इस पे क्या है, चार्ज 0। तो अगर चार्ज 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो 1 mg है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये इसका सिंबल होगा। लो जी, अब आपको AZ यानी कि एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता होना चाहिए। तो ये भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हम बड़ी तरतीब से लेके चल रहे हैं, समझ आती जा रही होगी। ठीक है, यही पता चले जाती रही है। तो डियर स्टूडेंट्स सपोज करते हैं कि ये आपके पास कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एटम का एलिमेंट है। तो जिस सिंबल से उसको डिनोट किया होगा ना किसी भी एलिमेंट को, वो कहलाएगा एटॉमिक सिंबल। ठीक, अब हम सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई भी हो सकता है, इन जनरल मैं उसका नाम रख रहा हूँ X। अब उसके ऊपर टॉप पे देखेंगे तो A मेंशन किया हुआ है और नीचे देखें तो Z मेंशन किया हुआ है। ये आप क्लास 10th में निशानी पढ़ के आ रहे हैं। अभी A क्या है, मास नंबर, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर होता है। अब मास नंबर का मतलब क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसके इक्वल होता है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। यानी कि किसी एलिमेंट में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है तो वो आपके पास एटॉमिक नंबर कहलाएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर आपको किसी एलिमेंट का मास नंबर कैलकुलेट करना हो तो आप देखेंगे कि उस एलिमेंट में प्रोटॉन्स की तादाद कितनी और न्यूट्रॉन्स की, दोनों को सम करेंगे तो आपको मास नंबर मिल जाएगा। और अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर फार्मूला ये याद रखेंगे, A माइनस Z इज इक्वल टू N। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फार्मूला होगा एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसको याद कैसे रखेंगे, प्लस की फॉर्म में याद नहीं रखना, इसी फॉर्म में याद रखेंगे, भूलेगा नहीं। A to Z, इसको 2 पढ़ लें, A to Z, हम कहते हैं ना सारी बातें A to Z, तो A to Z इज इक्वल टू N। ये N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो A में से Z को माइनस कर दो, वो आपको मिल जाएंगे। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं। आप ऑक्सीजन की ले लें, नाइट्रोजन की ले लें, कार्बन की ले लें, जिसकी मर्जी ले लें, बस आपको समझ होनी चाहिए। तो सपोज करते हैं कि ये कार्बन का ही एटम है। अब कार्बन का अगर आप ये एटम कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, C6 and 12, यही होता है ना। अब 6 क्या है इसमें, एटॉमिक नंबर। देखो जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है Z, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर। निशानी याद करवा रहा हूँ। अब एटॉमिक नंबर का मतलब उसमें देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे कितने होंगे कार्बन में, 6। तो आपके पास एटॉमिक नंबर क्या आ गया, 6। यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर Z जो है वो आपके पास क्या आ गया, कार्बन के एटम में 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, 6। अच्छा, मास नंबर क्या होगा कार्बन के एटम में, मास नंबर होगा 12। क्या होगा जी, 12, क्योंकि कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करें, 6 + 6 12 हो जाएगा। तो मास नंबर कितना है कार्बन का, 12। तो ये आपके पास आ गया 12। अब हमें चाहिए इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला ये रहा, A माइनस Z इज इक्वल टू N। तो आपको यही चाहिए ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो A कितना है 12 माइनस Z कितना है 6, तो आंसर क्या आ गया 6। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया आपके पास 6। बात समझ आई। तो अब देखें अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हैं तो 6 प्लस प्रोटॉन्स कितने हैं 6, तो 6 + 6 12 आ गया ना मास नंबर 12।
क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने लगा हूँ, दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने लगा हूँ। जो कुछ पढ़ा है उसी से रिलेटेड एमसीक्यू बन सकते हैं। कैसे बनेंगे देखें, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन द प्रोटॉन। मतलब आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, एमसीक्यू के तौर पे ये इंफॉर्मेशन याद रखनी चाहिए कि भाई न्यूट्रॉन जो है ये स्लाइटली हैवियर होता है देन द प्रोटॉन। स्लाइटली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बता चुका हूँ कि इसके मैथ्स पे गौर करें, 6 7 के बाद 2 6 आ रहा है, और यहाँ अगर गौर करें तो 6 7 के बाद 4 9 आ रहा है, 4 9 आ रहा है। इसीलिए न्यूट्रॉन जो है वो स्लाइटली हैवियर है देन द प्रोटॉन। ये एमसीक्यू बन सकता है। अच्छा, फिर अगले में देखें, प्रोटॉन जो है वो हैवियर है देन द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवियर है, तो पूछा जाएगा भी कितने टाइम्स हैवियर है, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तो फिर याद रख लें, ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, ये एमसीक्यू था 1836 टाइम्स, 1836 टाइम्स जो है वो प्रोटॉन हैवियर है देन द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है जी। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट, ये पहले टॉपिक के अंदर सिर्फ यही चीज़ें आपने, जो आपको बुक का फर्स्ट पैराग्राफ पेज नज़र आ रहा है उस पे डियर स्टूडेंट्स आपने सिर्फ यही बातें याद करनी है जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है, अब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि बुक से बस इनको आप छापा मारें, नोट करें, तैयार करें, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। अब भाई जी आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसको भी आप शॉर्ट और एमसीक्यूज के तौर पे याद रखें। आइसोटोप्स क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखें। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। भाई कैसे याद रखें, आसान भाषा में, आसान भाषा में ये याद रखो भाई, अगर मैस नंबर है डिफरेंट और एटॉमिक नंबर जी है सेम, तो जिन एलिमेंट के अंदर या जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम रहे, मैस नंबर डिफरेंट रहे, उन्हें आप क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। अब तो याद हो गया है ना, तो इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। मैस नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम रहे, वो आपके आइसोटोप्स कहलाएंगे। बुक ने कौन सी एग्जांपल मेंशन की है, वो जी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स को बुक ने डिस्कस की है। तो यहाँ पे देखें वो 3 आइसोटोप्स हम भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपके पास, इसको अगर गौर से देखें तो एक न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन, एक पी है ना, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो मैंने शो ही नहीं किया हुआ, तो एक प्रोटॉन और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का जो आइसोटोप होगा जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा, जीरो होगा, उसको आप बोलते हैं प्रोटियम। क्या नाम देंगे उसको, प्रोटियम का नाम देंगे। और इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल होगा H11। देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद कितनी है, एक, तो जिसमें प्रोटॉन की तादाद देखी जाती है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है जी। तो इसमें जी कितना है, 1, ठीक। और अगर ए देखना चाहें तो ए क्या होता है, मैस नंबर ऊपर वाला, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो इसमें है ही नहीं, तो प्रोटॉन कितना है, एक, तो वो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए हमने लिखा है H11। ये आपके पास क्या कहलाएगा जी, प्रोटियम। उसके बाद अगर सेकंड में देखें तो एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसे नाम देंगे जी हमारे पास हाइड्रोजन का सेकंड जो आइसोटोप है उसे नाम देंगे ड्यूट्रियम का। क्या नाम देंगे, ड्यूट्रियम का नाम देंगे। और इसका सिंबल क्या होगा, इसका होगा जी H12। अब देखें ए मैस नंबर कितना है जी, 2, एटॉमिक नंबर कितना है जी, 1। कैसे चेक करेंगे, एटॉमिक नंबर का मतलब है जी प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन इसमें कितने हैं, एक। अच्छा, मैस नंबर का मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करें, प्रोटॉन इसमें क्या है, एक, न्यूट्रॉन इसमें क्या है, एक, तो 1 + 1 2, तो ये मैस नंबर आ गया 2। क्लियर। उसके बाद लास्ट हमारे पास तीसरा आइसोटोप हाइड्रोजन का वो है ट्रिटियम का, जिसमें देखें एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, सही। तो प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, तो मैस नंबर पहले तो इसका सिंबल याद रख लें, H13 आ जाएगा। और इसमें जो है अगर हम ए की बात करें मैस नंबर की, तो वो क्या रहेगा, 3। क्यों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करें, 2 + 1, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद एटॉमिक नंबर की बात करें जी की, तो वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 1, तो ये आ गया 1। अब देखें आइसोटोप्स में हम क्या कह रहे थे, मैस नंबर डिफरेंट रहे, एटॉमिक नंबर सेम रहे। तो यहाँ पे जरा देखें H11 में 1, H12 में 2 ऊपर और यहाँ 3, तो मैस नंबर क्या आ रहा है, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर देखें, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, एटॉमिक नंबर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो ये आपके पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाएंगे।
अब डियर स्टूडेंट छोटी सी एक बात और भी याद रखें कि आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं। जिसको आइसोटोप्स का पता है वो ये भी साथ में याद रखेगा कि आइसोबार से क्या मुराद है और आइसोटोन से क्या मुराद है। तो आइसोबार्स में इसका उलट कर दें, आइसोबार्स में आइसोटोप्स का उलट कर दें, तो फिर क्या याद रखेंगे। उधर देखें क्या था, मैस नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। तो आइसोबार में आप याद रखें कि ए क्या रहेगा, ए वहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ लिख दो सेम, और दूसरे नंबर पे जी क्या रहेगा, डिफरेंट। ये कहलाते हैं आइसोबार्स। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लें डियर स्टूडेंट्स आप, सी कार्बन और दूसरे नंबर पे ले लें नाइट्रोजन, 7 और 14। अब देखें मैस नंबर क्या है, सेम, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। तो ये आपके पास आइसोबार्स कहलाएंगे। क्लियर है। आगे आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में याद रखें मैस नंबर भी क्या रहे, डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर भी क्या रहे, डिफरेंट, और डियर स्टूडेंट्स इसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो रहे वो क्या रहे, वो सेम रहे। अब भी कोई छोटी सी एग्जांपल, तो छोटी सी एग्जांपल आप ले लें डियर स्टूडेंट्स, हीलियम और हाइड्रोजन का यही तीसरा आइसोटोप H13। अब देखें मैस नंबर है डिफरेंट, बिल्कुल है, एटॉमिक नंबर है डिफरेंट, बिल्कुल है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। तो यहाँ पहले चेक करें, 3 - 1 आंसर आएगा 2, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 आ गए। यहाँ पे देखें 4 - 2 आंसर 2, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 आ रहे हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, ये आइसोटोन्स कहलाएंगे। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की, यानी कि जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं उनकी डिस्कशन। बस यही यादें आप, यही चीज़ें आप याद रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी वजह से ही हम ये वीडियोस बना पाते हैं, आपके पॉजिटिव फीडबैक की वजह से। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस चैनल के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आप इंक्रीज़ करवाएं। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।